नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मेकर ऑफ मॉडर्न टीचर पर। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सब अच्छे होंगे। हमने झारखंड डीएलएड के सभी विषयों की सीरीज को शुरू किया है, जिसमें हम सामाजिक विज्ञान पेपर 9 के अर्थ प्रकृति महत्व के पहले विषय को कल कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत पढ़ाए जाने वाले भूगोल में पहली इकाई को शुरू कर रहे हैं, जो कि भौतिक भूगोल की इकाई है। और इस इकाई के अंतर्गत हमें जो पढ़ना है उस पाठ का नाम है पृथ्वी, पृथ्वी की गति, ऋतु परिवर्तन, अक्षांश एवं देशांतर। तो इसे समझाने के लिए मैंने सबसे पहले जो आपके सामने चैप्टर शुरू किया है वह है सौरमंडल, पृथ्वी की उत्पत्ति, पृथ्वी का आकार और पृथ्वी की गतियाँ। इसके आगे की सीरीज बहुत जल्दी ही आएगी। देखिए, शुरू करते हैं। आप सब ध्यान से सुने और पेन पेपर लेकर इसे नोट करने की कोशिश करें। और वीडियो के अंत में आप जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इसका PDF भी उपलब्ध कर सकते हैं। तो देखिए, शुरू करते हैं। इकाई 1, पृथ्वी, पृथ्वी की गति, ऋतु परिवर्तन, अक्षांश व देशांतर। तो इसके लिए सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि भूगोल दरअसल होता क्या है। भूगोल को अगर आप पढ़ते होंगे तो जानते होंगे कि भूगोल जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, भू जोड़ गोल। भू मतलब हो गया पृथ्वी और गोल मतलब हो गया जो आकृति है गोल। तो पृथ्वी के संबंध में, इसकी आकृति के संबंध में, इसकी संरचना के संबंध में जो विषय हमें अध्ययन कराता है, जो विषय हमें जानकारी प्रदान करता है, वह है आपका भूगोल। भूगोल के संबंध में कई सारे विद्वान लोग हैं। कहा जाता है थियोफ्रास्टस, हेकेटियस, कांट, रीटर, हम्बोल्ट वगैरह और भी कई सारे वैज्ञानिक हैं। भूविज्ञानी, जिन्हें भूगर्भ शास्त्री भी कहा जाता है। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि सृष्टि की उत्पत्ति के संबंध में सर्व प्रचलित सिद्धांत जो है वह जॉर्ज लेमेंटर ने दिया था। जॉर्ज लेमेंटर एक फादर थे, मतलब चर्च के फादर। इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, उस सिद्धांत का नाम था बिग बैंग सिद्धांत, यानी कि महाविस्फोट सिद्धांत। उस सिद्धांत के अनुसार अंतरिक्ष में एक अभिनव तारा जो है विस्फोट किया। अंतरिक्ष पूरा शून्य था, अर्थात खाली। तो जब ये विस्फोट हुआ तो उस विस्फोट के फलस्वरूप जो गैस उत्पन्न हुए, धुएं, राख निकले, उन्हीं से हमारा यह अंतरिक्ष बना है। थियोफ्रास्टस एवं हेकेस्टियस को प्राचीन भूगोलवेत्ता माना जाता है। कांट को भूगोल विषय को इतिहास से अलग करने का श्रेय दिया जाता है। देखिए, ये सब कुछ बातें ऐसी हैं जिसे जानना आपको जरूरी है। पृथ्वी की उत्पत्ति, सबसे पहले हम यहाँ शुरू करते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए गए हैं। भूगर्भ शास्त्रियों, भूवैज्ञानिकों ने कहा है कि पृथ्वी की उत्पत्ति होने के संबंध में अलग अलग अपने तर्क प्रस्तुत किए सभी में। तो इसमें जो कांट महोदय है, कांट महोदय ने कहा है गैसीय उत्पत्ति का सिद्धांत, मतलब कि अभिनव तारा को जब विस्फोट के दौरान जो गैस की उत्पत्ति हुई, उन गैसों के फलस्वरूप ग्रहों की रचना हुई। लाप्लास का निहारिका सिद्धांत, निहारिका जो है यह कहलाता है कि उन गैसों के फलस्वरूप जो एक साथ राख और धुएं के कण एक जगह उपस्थित हुए हैं, इसी के आधार पर गैलेक्सी भी कह सकते हैं ना। निहारिका को आप गैलेक्सी समझ सकते हैं। जीन्स और जेफरीज का ज्वारीय परिकल्पना सिद्धांत और ऑटो रिमट का सिद्धांत। सर्वाधिक प्रचलित जॉर्ज लेमेंटर का बिग बैंग सिद्धांत है। बिग बैंग सिद्धांत, आप बस इतना याद रखिए कि पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा सिद्धांत सर्वमान्य है, तो जॉर्ज लेमेंटर महोदय का कहा गया बिग बैंग सिद्धांत, क्योंकि इसका काट किसी के पास दूसरा मौजूद नहीं रहा। पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे भी हुई हो, परंतु एक समय यह गर्म द्रवित अवस्था में अवश्य रही है। मतलब कि अगर किसी भी स्थिति में पृथ्वी की उत्पत्ति हुई हो, लेकिन यह बात तो हम कह सकते हैं कि शुरुआती समय में पृथ्वी जो थी वो तरल अवस्था में थी और वो पूरी तरह से गर्म थी। भूपर्पटी, जो पृथ्वी का ऊपरी सतह है, उसे कहते हैं। पृथ्वी की ऊपरी परत भूपर्पटी का निर्माण जो है, इसका जो आयु बताया जाता है वह लगभग 5 अरब वर्ष पूर्व है। यहाँ मैंने लिख दिया है 4.6, लगभग 4.6 अरब वर्ष पूर्व माना जाता है। यह कार्बन डेटिंग पद्धति के आधार पर कहा गया है। अच्छा बताइए, तो भूपर्पटी पर
सबसे अधिक मात्रा में किस तत्व की मौजूदगी है? तो याद रखिएगा, सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन तत्व की मौजूदगी है। पृथ्वी का संपूर्ण इतिहास 3 कल्पों में विभाजित है। कल्प मतलब समझते हैं युग। कल्प का मतलब हो गया काल, युग। पूरा जीवी कल्प, मेसोजोइक कल्प और सेनोजोइक कल्प। पृथ्वी का पर जीवन की उत्पत्ति लगभग 3.5 अरब वर्ष पूर्व मानी जाती है। हम वर्तमान में जो मानव को अभी देख रहे हैं विज्ञान में, जिसे होमोसेपियंस कहा जाता है, इसकी उत्पत्ति आज से लगभग कहा जाता है 36,000 वर्ष पूर्व। 36,000 वर्ष पूर्व आपको होमोसेपियंस की उत्पत्ति मानी जाती है। 20 लाख वर्ष पूर्व लगभग इस होमोसेपियंस के पूर्वज, जिसे अर्ली ह्यूमन्स यानी आदि मानव कहते हैं, उसकी उत्पत्ति मानी जाती है। अब सौर मंडल में हम थोड़ा जान लेते हैं कि पृथ्वी की स्थिति कहाँ है। तो अन्य ग्रहों की भांति पृथ्वी भी सूर्य की परिक्रमा अपने अक्ष पर घूमती हुई करती है और यह सौर मंडल का तीसरा ग्रह है तथा इकलौता ग्रह है जहाँ जीवन उपस्थित है। आगे देखते हैं। अब हम सौर मंडल को समझते हैं। मैंने इस टॉपिक के अंदर आने वाले, इस चैप्टर के अंदर आने वाले सारे टॉपिक्स को पॉइंट वाइज डिटेल किया है यहाँ पर, ताकि आपको ज़्यादा इधर उधर भटकना ना पड़े। जितना टॉपिक आपको पढ़ना है एग्जाम के उद्देश्य से, बस उसे ही मैंने कवर करके यहाँ रखा है। सूर्य को केंद्र मानकर बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, अरुण और वरुण परिक्रमा करते हैं तथा इसके साथ कई उपग्रह जैसे पुच्छल तारे, उल्का और धूमकेतु भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इन सब को सामूहिक रूप से हम सौर मंडल कहते हैं। तो सौर मंडल आप समझ रहे होंगे, सौर मंडल क्या है? ग्रह, उपग्रह, पुच्छल तारे, धूमकेतु, उल्का सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमा करते रहते हैं। तो सूर्य केंद्र का मुखिया हो गया और उसके चारों ओर घूमने वाले सारे सदस्य मिलकर के सौर मंडल का निर्माण करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है जिसे जान लेना आवश्यक है सभी ग्रहों के संबंध में। जैसे सबसे पहला है बुध। अब बुध के बारे में जो सवाल आपसे पूछा जा सकता है, ऐसे आपको वन लाइनर क्वेश्चंस जो आते हैं वो टेट वगैरह एग्जाम में आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। लेकिन जब आप अपना आंसर लिखेंगे इसमें डीएलएड के एग्जाम में, टीचर ट्रेनिंग के एग्जाम में, तो उसमें सभी पॉइंट्स को मेंशन करने की कोशिश करेंगे। बुध जो है ये सूर्य का सबसे नज़दीकी स्थित ग्रह है जो लगभग 88 दिनों में सूर्य की परिक्रमा करता है। इस ग्रह पर वायुमंडल अनुपस्थित है। ध्यान रखिएगा, इस ग्रह पर वायुमंडल अनुपस्थित है। आप एक बात ये भी सोच रहे होंगे कि यह सूर्य के सबसे नज़दीक है तो सबसे गर्म होगा। जी नहीं, इसका कोई उपग्रह नहीं है, लेकिन यह गर्म ग्रह भी नहीं है। शुक्र अगला ग्रह जो है बुध के बाद, वह है शुक्र। यह सबसे गर्म ग्रह है तथा सूर्य से दूसरा ग्रह है। इसे पृथ्वी की जुड़वां बहन कहा जाता है, भोर का तारा आदि भी कहा जाता है। इस ग्रह पर वायुमंडल वह उपग्रह अनुपस्थित है, दोनों के दोनों अनुपस्थित हैं और यही सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। ध्यान दीजिएगा। तो आप सोचते हो कभी कभी कि जब बुध सबसे नज़दीक है तो शुक्र क्यों गर्म है? यह भी जानने योग्य बात है। शुक्र जो है वह सबसे अधिक गर्म होता है। इसके पीछे कारण होती है वहाँ की भूपर्पटी। वहाँ की भूपर्पटी जो है यह शुक्र के सबसे अधिक गर्म होने का कारण है। पृथ्वी तीसरा ग्रह जो है पृथ्वी, यह सूर्य से दूरी के आधार पर तीसरा ग्रह है। यहाँ वायुमंडल, जलमंडल एवं स्थल मंडल उपस्थित है। इसे नीला ग्रह व अनोखा ग्रह भी कहते हैं। इसका एक उपग्रह चंद्रमा है। तो पृथ्वी के बारे में जान लिए। अगला है मंगल। यह आंतरिक ग्रहों का बाह्य ग्रह। देखिए हम 8 ग्रहों के बारे में पढ़ रहे हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो इनमें जो शुरू के 4 ग्रह हैं उन्हें आंतरिक ग्रह कहा जाता है और बाद के 4 ग्रहों को बाह्य ग्रह कहा जाता है। आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह के बीच में जो पट्टी पाई जाती है वही क्षुद्र ग्रहों की पट्टी है। आंतरिक ग्रह का सबसे अंतिम वाला बाह्य ग्रह जो है वही आपको मंगल ग्रह है। यह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर आयरन की अधिकता है। इसके 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। और डीमोस जो है पूरे सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। ध्यान दीजिएगा। चंद्रमा, पृथ्वी का 1 उपग्रह और मंगल के पास 2 उपग्रह। अब उपग्रहों की संख्या भी बढ़ती जाएगी। क्षुद्र ग्रह, मंगल और बृहस्पति के मध्य पाए जाने वाले आकाशीय पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। बृहस्पति के बारे में
कि यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसके 67, हो सकता है इससे कुछ अधिक हो, माने 65 से अधिक है। इसके 67 उपग्रह हैं। गैनीमेड सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि, यह पीला ग्रह कहलाता है। इसके चारों ओर वलय पाए जाते हैं। इसके सबसे बड़े उपग्रह का नाम ट्राइटन है। इसकी खोज गैलीलियो ने की थी। ध्यान दीजिएगा कि शनि को सबसे सुंदर ग्रह भी कहा जाता है। अब है आगे कि अरुण, इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। इस पर मीथेन गैस का छल्ला पाया जाता है। याद रखिएगा, यह मीथेन गैस का छल्ला पाया जाता है, इसी कारण ये हरा ग्रह भी है। वरुण, यह सबसे अंतिम ग्रह है। अब आगे देखते हैं, हम शुरू करते हैं पृथ्वी को। यह तो था सौरमंडल के सभी ग्रहों की एक संक्षिप्त जानकारी। पृथ्वी, इसका आकार कैसा है, इसकी आकृति कैसी है? तो पृथ्वी का आकार जो है वह नारंगी के समान गोल है और नीचे की धुरी के पास चपटा है। यह अपनी ध्रुवों पर चिपटी तथा भूमध्य रेखा पर उभरी हुई है। पृथ्वी की आकृति को जियोड कहा जाता है। यह पूर्णतः गोल नहीं है, इसीलिए इसे जियोड कहा जाता है। इसका आयतन 1.083 गुना 10 के घात में 12 सेंटीमीटर क्यूब एवं भार जो है 5.975 गुना 10 का घात में 24 किलोग्राम माना गया है। यह 20.76 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। इसके पथ का जो व्यास है वह माना गया है 12,750 किलोमीटर। इसका ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर और ध्रुवीय परिधि 40,000 किलोमीटर माना गया है। भूमध्य रेखीय व्यास, अब देखिए यहाँ पर ध्यान समझिए, ध्रुवीय व्यास और भूमध्य रेखीय व्यास क्या हुआ। ध्रुवीय व्यास की जब बात करते हैं तो पृथ्वी का चित्र बनाएंगे तो ऊपर की ओर उत्तर ध्रुव, नीचे की ओर दक्षिण ध्रुव। तो उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव और दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव जाने के दौरान जो गोला बना, यह बना आपको ध्रुवीय व्यास। और जब हम भूमध्य रेखीय का व्यास करते हैं तो पूरब से पश्चिम और पश्चिम से पूरब आने में जो गोला बना वह हुआ भूमध्य रेखीय व्यास। तो भूमध्य रेखीय व्यास इसका बड़ा है 12,756 किलोमीटर। भूमध्य रेखीय परिधि जो है यह आपको 40,075 किलोमीटर। पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात की जाए तो 51,500 किलोमीटर स्क्वायर, यह इसका क्षेत्रफल माना जाता है। अब हम देख लेते हैं थोड़ा पृथ्वी की गतियाँ। तो हम सब जानते हैं कि पृथ्वी की गति 2 प्रकार की होती है। पृथ्वी में 2 गति होती है, जिसमें से एक गति को घूर्णन गति कहते हैं और एक गति को परिक्रमण गति कहते हैं। तो पहले देख लेते हैं घूर्णन गति क्या है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री बाईं ओर झुकी हुई है तथा पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती हुई एक चक्कर 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में पूरी करती है, जिसके लिए लगभग 24 घंटे माना जाता है। इसी 24 घंटे में पूरा एक दिन पूरा होता है। इस कारण पृथ्वी पर दिन रात होती है। तो घूर्णन गति के कारण दिन और रात होती है और घूर्णन गति का जो है कालक्रम है वह है 24 घंटा। इस गति को परिभ्रमण या दैनिक गति भी कहते हैं। इस गति के कारण हवाएं एवं समुद्री धाराएं भी प्रभावित होती हैं। उत्तरी गोलार्ध में हवाएं तथा समुद्री जलधाराएं दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं। ध्यान दीजिएगा, यही क्वेश्चन बहुत बार इम्पोर्टेंट तरीके से टेट में पूछा जाता है, जो कि क्लास 9 में पढ़ाया भी गया है। इसे कहते हैं समुद्री जलधारा का नियम, जिसे कैरियोलिस बल का नियम भी कहा जाता है। कैरियोलिस बल का सिद्धांत, फैरेल का नियम। फैरेल का नियम की है उत्तरी गोलार्ध में हवाएं तथा समुद्री जलधाराएं दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है। यह फैरेल का नियम है। और आगे देखने पर दूसरा नंबर जो है परिक्रमण गति। पृथ्वी अपने कक्ष पर 66.1/2 डिग्री 66.5 डिग्री बाईं ओर झुकी हुई है। आप जब चित्र देखेंगे पृथ्वी का तो पृथ्वी बाईं ओर थोड़ा झुकी रहती है तथा सूर्य की एक परिक्रमा 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकंड में पूरी करती है। यानी माना जाए तो 365 दिन लगभग 6 घंटा। इसी का कारण है कि 6 चौके 24 4 साल के बाद एक दिन बढ़ जाता है और 365 दिन 366 दिन हो जाता है लीप ईयर में। तो इस गति को हर 4 वर्ष पर एक दिन बढ़ जाता है। इस गति को वार्षिक गति कहते हैं, परिक्रमण गति को। इस गति के कारण पृथ्वी पर दिन रात का बड़ा छोटा होना व ऋतु परिवर्तन होता है। ग्रीष्म संपात, कर्क संक्रांति
21 जून को होती है, जिस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात होती है। इस दिन होता क्या है? इस दिन होता ये है कि सूर्य जो है 21 जून को कर्क रेखा के ऊपर आ जाता है। ध्यान दीजिएगा, कर्क रेखा के ऊपर आ जाता है। सबसे बड़ा दिन व सबसे छोटी रात होती है उत्तरी गोलार्ध में। इसी तरह से शीत संपात होता क्या है कि शीत संपात यानी मकर संक्रांति जो 22 दिसंबर मनाई जाती है, इस दिन सूर्य जो है 66.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध मकर रेखा के सीधे ऊपर आ जाता है और उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन हो जाता है। समहर्निश जिसे इक्विनॉक्स भी कहते हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर, इन दोनों दिनों पर पृथ्वी जो है भूमध्य रेखा के सीधे सीधे ऊपर आ जाता है, यानी बीचों बीच, जिसके कारण उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में दिन और रात की माने जो है लंबाई बराबर हो जाती है। देखिए आप यहाँ एक चित्र देख पा रहे होंगे, मैंने चित्र दिखा दिया है कि किस प्रकार से पृथ्वी सूर्य के चारों ओर गोल गोल घूम रही है और उसका समय भी मैंने दिया है कि 21 मार्च, 23 सितंबर, 21 जून, 22 दिसंबर पृथ्वी कहाँ से कहाँ तक रहेगी और किस समय किधर कौन सा ऋतु पड़ रहा है। उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु, दक्षिणी गोलार्ध में पतझड़ ऋतु। यह 21 मार्च से 21 जून के बीच का समय रहेगा। जब 21 जून से 23 सितंबर जाता है तो उस समय उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु हो जाता है। उसके बाद जब 23 सितंबर से 22 दिसंबर के बीच का टाइम आता है तो उत्तरी गोलार्ध में पतझड़ और दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु हो जाता है। फिर इसी तरह से जब 22 दिसंबर से 21 मार्च का समय आता है तो उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में छूट गया यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु हो जाता है। अब जब हम ध्यान से देखते हैं कि नोट करने लायक जो बात है कि सूर्य से पृथ्वी की न्यूनतम दूरी जो है 3 जनवरी के दिन होती है। 3 जनवरी को कितना है 147 करोड़ किलोमीटर लगभग, तो माना जाता है 3 जनवरी के दिन को उपसौर कहा जाता है। जब सूर्य से पृथ्वी की न्यूनतम दूरी होगी तो उस दिन को उपसौर कहा जाएगा 3 जनवरी। सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी 4 जुलाई 152 करोड़ लगभग, और इस दिन को हम कहेंगे अपसौर। इन दोनों दिनों को आप याद रखेंगे। अब थोड़ा जानकारी जो हम लोग पढ़ लेते हैं वह है अक्षांश व देशांतर के बारे में। देखिए आपने जो भी ऋतु परिवर्तन के बारे में देखा, ऋतु परिवर्तन जो है मौसम और जलवायु जो है जिससे सबसे अधिक मात्राएं प्रभावित होती है वह है आपका अक्षांश और देशांतर। ये दोनों काल्पनिक रेखाएं हैं, पहले बात तो इसको ध्यान में रख लीजिए। अक्षांश और देशांतर जो है यह कोई वास्तविक रेखा नहीं है, यह पृथ्वी के स्थान के भिन्न भिन्न स्थानों के मौसम और जलवायु के अध्ययन हेतु भूगर्भ शास्त्रियों भूवैज्ञानिकों के द्वारा खींची गई एक काल्पनिक रेखा है। अध्ययन की सुविधा हेतु कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं, जिनमें पहला नंबर है अक्षांश। पृथ्वी के पूर्व और पश्चिमी बिंदुओं को मिलाने वाली समांतर रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं, जो पृथ्वी को 2 भाग उत्तरी व दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है। तो याद रखिए, यानी कि बीचों बीच का जो रेखा होगा वो कहलाता है भूमध्य रेखा, और भूमध्य रेखा के समांतर जितनी भी रेखाएं खींची जा रही हैं पूरब से पश्चिम की ओर, वे सब कहलाएंगी अक्षांश रेखाएं। तो पृथ्वी के मध्य में खींची गई सबसे बड़ी अक्षांश रेखा भूमध्य या विषुवत रेखा कहलाती है। उत्तर में 90 डिग्री एवं दक्षिण में 90 डिग्री, कुल 180 और जोड़ 181 अक्षांश रेखाएं हैं। उत्तर में देखिए बीचों बीच पृथ्वी में जो होगा वह 0 डिग्री होता है, तो 0 डिग्री पूरब से 0 डिग्री पश्चिम तक पहुंचते हैं, तो ये जो बीचों बीच रेखा होगा वह आपको विषुवत रेखा कहलाया, और 0 से ऊपर 90 और 0 से नीचे 90 दोनों जोड़ दिए तो 180, और बीच का 0 डिग्री को यानी भूमध्य रेखा को 1 जोड़ दिए तो 181 अक्षांश रेखाएं मानी जाती हैं। डिग्री अक्षांश का मान 1 डिग्री अक्षांश का मान 60 मिनट है तथा इनके बीच की दूरी 111 किलोमीटर है। अक्षांश रेखाएं किसी भी स्थान के मौसम व जलवायु को प्रभावित करती हैं। ध्यान देकर के सुनिएगा,
अक्षांश रेखाएं जो है किसी भी स्थान के मौसम व जलवायु को प्रभावित करती हैं। अब बात करते हैं देशांतर। तो देशांतर जो है पृथ्वी के उत्तर व दक्षिणी ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखा कहा जाता है। इनके बीच की न्यूनतम दूरी पृथ्वी ध्रुवों के पास तथा अधिकतम दूरी विषुवतीय क्षेत्रों के पास होती है। जैसे मानी जाती है 111.32 किलोमीटर। देखिए ध्यान दीजिए कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच 111 किलोमीटर और दो देशांतरों के बीच अधिकतम दूरी 111.32 किलोमीटर होती है। दो देशांतर के बीच 4 मिनट का अंतर होता है। जैसे मान लीजिए आप एक देशांतर पर खड़े हैं और उस देशांतर से अगले देशांतर पर जाते हैं तो 4 मिनट का अंतर हो जाएगा। अब इसी आधार पे आपसे पूछा जाए कि अरुणाचल प्रदेश में अगर कोई टाइम हो रहा है 4 बज रहे हैं तो उस समय गुजरात में कितना टाइम बज रहा होगा। तो अरुणाचल प्रदेश से जो गुजरात है वह 30 देशांतर पीछे है। तो 30 चौके 120 मिनट यानी कि 2 घंटे का अंतर हो जाएगा। प्रधान देशांतर रेखा 0 डिग्री पृथ्वी के मध्य लंदन के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है। देशांतर रेखा किसी भी क्षेत्र का समय निर्धारण करता है। भारत की मानक देशांतर रेखा इलाहाबाद मिर्जापुर नैनी नामक स्थान से 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर से होकर गुजरती है। यह लंदन से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। कुल देशांतर रेखाओं की संख्या 360 डिग्री। देशांतर रेखाएं समय व तिथि का निर्धारण करती हैं। देखिए कुछ इस तरह से हम आपको बना करके चित्र दिखाते हैं। ये जो पहला चित्र देख रहे हैं ये वाला, ये अक्षांश रेखाओं का निर्धारण करती हैं। यही है अक्षांश रेखाएं। प्रमुख अक्षांश रेखाएं कुछ इस प्रकार हैं। देखिए 0 डिग्री विषुवत या भूमध्य रेखा, फिर कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर में और 23.5 डिग्री दक्षिण में मकर रेखा, 66.5 डिग्री आर्कटिक उत्तर में, 66.5 डिग्री अंटार्कटिक दक्षिण में। अब 90 डिग्री उत्तर में ध्रुव उत्तरी ध्रुव और 90 डिग्री दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव। इसी प्रकार इधर आप दाएं तरफ देख रहे होंगे यह देशांतर रेखा है। तो देख रहे हैं अक्षांश रेखा जो हर जगह रहेगा उसका बीच का दूरी रहेगा 111 किलोमीटर और देशांतर जो है ध्रुवों के पास 0 होता है और एकदम पृथ्वी के बीचों बीच में इसका दूरी होता है 111.32 किलोमीटर। अक्षांश रेखाएं आपको मौसम और जलवायु निर्धारित करती हैं और देशांतर रेखाएं आपको समय व तिथि निर्धारित करती हैं। 1884 में 0 डिग्री को याम्योत्तर प्रमुख याम्योत्तर अंतर्राष्ट्रीय मानक रेखा कहा गया। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है 180 डिग्री देशांतर को माना जाता है। तो यह था आपको पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सौरमंडल और पृथ्वी की उत्पत्ति, पृथ्वी का आकार और पृथ्वी की गतियों का एक चैप्टर। अगले पाठ में हम जानेंगे कि पृथ्वी में ऋतु का निर्धारण कैसे होता है, ऋतु का मतलब कि पृथ्वी की ऋतुएं कैसे परिवर्तित होती हैं, इनमें अक्षांश रेखाओं और देशांतर रेखाओं का क्या रोल है। इसके लिए मैं आपको अब अगला बार बोर्ड पर बताऊंगा और साथ ही साथ इस चैप्टर को अच्छे समझने के लिए मैं अब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दे रहा हूं जिसमें मैंने पढ़ाया है क्लास 6 का पृथ्वी अक्षांश और देशांतर। NCERT बुक में दिया गया है, उसे डिटेल से मैंने समझाया है। तो आप उस लिंक को भी जाकर के जरूर देख लें। धन्यवाद।